हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए आज शुरू करते हैं। हम जो नेट के फर्स्ट पेपर कर रहे हैं उनको करते हैं। आज हम करेंगे जो 29 सितंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने पेपर ओपन हो गया है। ये पहले डीआई दी हुई है। डीआई के 5 क्वेश्चन है इंग्लिश में। ये इंग्लिश वाले बच्चे खुद वीडियो को रोक के कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित तालिका में रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले एक विश्वविद्यालय में 3 विभिन्न विभागों ए, बी और सी के विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। तालिका में दिए गए प्रदत्त के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको एक टेबल दे दी गई है और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि विभाग दे दिए एक तरफ लड़कियों का प्रतिशत दे दिया। टोटल 25% में से 40% क्या है, लड़कियों ने रक्तदान किया और रक्तदान करने वाले लड़कों की संख्या दे दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर लड़कियों का परसेंटेज दे रखा है तो लड़कों का भी हमें परसेंटेज लिख लेना है पहले। तो लड़कियों का 40% है तो लड़कों का ए में 60% है। बी में अगर 50% है तो बी में लड़कों का भी 50% है। सी में 70% है रक्तदान करने वालों का, तो इसमें क्या है 30% होगा। इस तरह में पहले तो डीआई को कंप्लीट कर लेना है। फिर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि विभाग ए में सभी लड़कियों ने रक्तदान किया तो रक्तदान में भाग न लेने वाले विभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। विभाग एक का पूछ रहा है तो विभाग एक में आपको पता है कि 40% जो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिन छात्रों ने रक्तदान किया है उनका निकालना पड़ेगा। तो रक्तदान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि 60% लड़के हैं यहाँ पे। तो 60/100 बराबर 48, ये 48 दे रखा है। अब हम इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 100/60। अब हम इन सबको काटना है तो काटने पे आया हमारा 48। फिर हम इसी तरह करेंगे। 48 किस पे आया है, 100/60। इन सबको काटने पे आएगा अपना 80 आ गया। फिर छात्राओं की संख्या जिन्होंने रक्तदान किया, छात्राओं की संख्या कितनी है, 40% है। तो हम क्या करेंगे 80 गुना 40/100। तो ये 32 लड़कियों ने जो रक्तदान किया है। ये आपको टेबल लिख लेनी है क्योंकि आगे भी जो सवाल हम करेंगे, जो क्वेश्चन हम करेंगे तो वो इन्हीं पे बेस है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि चूँकि सभी लड़कियां रक्तदान करती हैं तो माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 32। लड़कियां तो टोटल 32 ही है ना, तो 32 है कितने परसेंट पे, 25% पे। तो हम क्या करेंगे 25/100 बराबर 32। इसी तरह इसको यहाँ पे पलट के लिखेंगे 32 25/100। इन सब को काटेंगे हम तो आएगा हमारा 128। 128 को क्या करना है आपको, जो 80 आए थे उसमें से माइनस कर देना है तो अपना आएगा 48। तो फर्स्ट का 48 सेकंड के आंसर इज राइट हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग सी में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। विभाग सी में हमें देखना है रक्तदान करने वाले सी में कितने हैं विद्यार्थी, 30%। क्योंकि ये 70 है तो ये 30 है। 30/100 है कितने पे, 39 पे। अब इसको पलट के लेके आओ 39 100/30। इन सबको काटेंगे तो आएगा 130। तो 130
तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तदान में भाग लेने वाली विभाग ए की लड़कियों की संख्या क्या है। ए की लड़कियों की संख्या पूछी गई है रक्तदान में भाग लेने वाली, तो 40% है लड़कियां। तो अब है कितने लड़के, कितने हैं 60%। तो हमें क्या करना है 60/100 बराबर 48। अब हम इसको जब पलट के काटेंगे तो आएगा 80। 80 आया किस पे है 80 गुना 40/100, इन सब को काटेंगे तो आएगा 32। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विभाग बी में 45 लड़कों ने रक्तदान नहीं किया तो विभाग बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो पहले क्या है इसमें कि ऊपर देखो विभाग बी में पूछा गया है, तो पहले आपको क्या करना है कि माना विद्यार्थियों की कुल संख्या जिसने रक्तदान किया था, तो कितनों ने किया था बी में 50% ने। लड़कों का प्रतिशत जिन्होंने रक्तदान किया तो 50%, यानी कि कितना आ गया 50 में अगर आप 100 बराबर 75 करेंगे, इनको पलट के काटेंगे तो आएगा 150। 150 गुना 50/100 करेंगे हम तो आएगा 75। अब 75 में क्या कहा गया है कि रक्तदान नहीं किया, तो 75 ने किया और 75 ने नहीं किया। 75 तो इसने नहीं किया और 45 इसने नहीं किया, तो टोटल 120 आ गया। फिर हम देखेंगे कि 60/100 बराबर 120। अब फिर पलट के काटो 120 गुना 100/60, इन सब को काटने पे हमारा आंसर आएगा 200। तो 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 200 कहाँ पे है, 200 है डी, यानी कि फोर्थ हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाग बी में रक्तदाताओं की संख्या की तुलना में विभाग ए के रक्तदाताओं की संख्या का क्या अनुपात है। चलिए देखते हैं। पहले में कितना आया था हमारा, जब हमने पहले डीआई की थी तो पहले में आया था हमारा 80 और दूसरी में आया था 150। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे हम तो 8:15। तो 8:15 डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा लघुपदीय प्रस्तुतियाँ जिसमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबंधन की बारंबारिता हो। तो डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। तो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से कौन कौन सी संबंधित है। क्या प्रबंधन करना होता है, नहीं। अनुसरण करना नहीं होता। नियंत्रण की स्थिति होता है। नियोजन नहीं होता और आत्म प्रभावोत्पादकता होता है, यानी कि सी और ई। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है।
कक्षा के दौरान जिसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो चलिए देखते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है कि आंकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। तो 1 का 3 हमें पक्का पता है, तो आंसर हमारा आ गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिला के आगे कि संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव मूल्यांकन क्या होता है, जो एंड में किया जाता है। तो कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णयपरक होता है। फिर है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। निष्कर्ष संदर्भित प्रशिक्षण क्या होता है कि परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की प्रवीणताओं के स्तर के बारे में बताते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं आपको। ICT आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभावना होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति उदासीन क्यों रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ये जो शोध विधि है, ये इसको सही तो माना जाएगा कि वो एक्स पोस्ट जो विधि है उसको प्रयोग करेगा, क्योंकि एक्स पोस्ट विधि क्या होती है, जो कार्य करने के बाद में की जाती है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना है कि आयोग ने माना है इसका आंसर है सी की प्रतिभागी प्रेक्षण परक विधि। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर तो कार्योत्तर विधि यानी कि एक्स पोस्ट विधि सही बन रहा है, लेकिन एनटीए ने इसका उत्तर सी सही माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है, जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण उपेक्षित होता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण किसमें अपेक्षित होता है, तो विमर्शी लेवल। ये आपको है ना कि जो टीचिंग के 3 लेवल दिए गए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों को अच्छी तरह करके जाना है, क्योंकि बार बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 3rd इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं आपको। कथन फर्स्ट कह रहा है कि किसी शोध उपकरण में विश्वसनीयता एक आवश्यक उपेक्षा है, लेकिन वैधता के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संपत्तियों का मापन करता है जिनके मापनार्थ अभिकल्पित होता है, तो परीक्षण को की वैधता को खतरा होता है। तो ये बात गलत है। खतरा नहीं होता, इससे क्या होता है कि परीक्षण की वैधता की पुष्टि होती है, खतरा नहीं होता। तो ए हमारा सही है और बी हमारा गलत है। तो इस हिसाब से 3rd हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। वैज्ञानिक विधि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं,
वो आपको बताना है। तो वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्या होता है, स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ होती है। इंद्रियानुभाविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं भी होती है। समय संशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या संलप गुंजाइश, ये बात गलत है। निष्कर्षों का भाषाई औचित्य, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता भी इसमें होती है। तो ए, बी और ई यानी कि फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप से अनाहत है। तो जो शोध आचार संहिता होती है उसमें सबसे जो न्यूनतम रूप से जो उसको प्रभावित करता है तो वो क्या है। तो समस्या निरूपण और चरों की पहचान करना ये सबसे कम प्रभावित करता है। और जो ये डाटा होते हैं जो प्रदत्त, उनका विश्लेषण और निर्वचन ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे कम पूछा गया है तो समस्या निरूपण और चरों की पहचान करना होता है। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियां शोध की असंभाव्यता आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिदर्श है यानी कि सैम्पलिंग, उसमें दो टाइप के में आगे जो इसके टाइप दिए हुए हैं। एक तो होता है संभाव्यता जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और एक होता है असंभाव्यता जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सबकी इक्वल जो क्या है कि प्रतिदर्श में आने की संभावना होती है। और असंभाव्य यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं कि पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें किन किन को लेना है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी वाला पूछा गया है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग तो इसमें आएगा, यानी कि गुच्छ जो समूह है। विमात्मक जो समूह है ये इसमें आएगा, यानी कि 20 में आएगा। यादृच्छिक जो है, यादृच्छिक प्रतिचयन ये भी इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी वाले में, यानी कि ए और सी इसमें आ गया। निर्णयपरक प्रतिचयन विधि, निर्णयपरक प्रतिचयन विधि आएगी नॉन प्रोबेबिलिटी में, और स्नोबॉल प्रतिचयन विधि भी इसमें आएगी, यानी कि बी, डी और ई। बी, डी और ई देखो, अब बी, डी और ई क्या है, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है। तो संप्रेषण उद्दीपक को कूट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप किस अनुक्षेत्र में आते हैं। अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप पूछा गया है, तो क्या ये समूहवाद में आएंगे। प्रत्यक्षीकरण सही है, समूहवाद इसका गलत है। और अंतर्वैयक्तिक कौशल भी आएगा, और प्रतिगमनात्मक व्यवहार नहीं आएगा, और अंतर्वैयक्तिक संबंध भी आएगा। तो यानी कि ए, सी और ई हमारा सेकंड राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन क्या बोल रहा है कि नव मीडिया अधिगम परिवेश के विस्तार के लिए अवसरों का संवर्धन करता है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो ये बात बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता स्वयं अपनी अधिगम प्रक्रियाओं की
अभिकल्पना कर सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच अब सही व्याख्या है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्योंकि लगा के और इनको दोनों लाइनों को पढ़ो। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे में सही मैच कर रही है तो इसकी सही व्याख्या है। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्योंकि लगा के इन दोनों लाइनों को पढ़ के देखा तो ये बिल्कुल इसकी सही व्याख्या कर रही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के रेखीय प्रतिमानों के घटकों का अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है संकेतक, यानी कि सबसे पहले आएगा सी, फिर होता है संदेश, फिर ए आएगा, फिर होता है माध्यम तो डी आएगा, फिर होता है शोर तो ई आएगा, और सबसे लास्ट में होता है वी संकेतक, यानी कि हम जिसको डिकोडर बोलते हैं, तो सबसे लास्ट में बी आएगा। तो अब इसकी सीक्वेंस देखो, सबसे पहले सी ए डी ई बी, तो थर्ड हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अक्षम श्रोता कौन से होते हैं, जो बाध्यकारी व्यावर्तक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ए का 4 मिलाते ही हमारा आंसर डी निकल के आ गया। चलो आगे मिला लेते हैं। आक्रामक श्रोता कौन से होते हैं, जो अन्य को डराते हैं। निश्चेष्ट श्रोता कौन से होते हैं, जो आसानी से वक्ता के साथ सहमत हो जाते हैं। छंदम बौद्धिक श्रोता कौन से होते हैं, भावनाओं पर बल न देकर विचारों को जो सुनते हैं। तो इस हिसाब से डी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी प्रति घंटा 96 किलोमीटर की गति से चलती है। वह एक सुरंग में प्रवेश करने में 3 सेकंड लगाती है और उसे पूरी तरह पार करने में 30 सेकंड और लगाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहले आपको क्या करना है इसके लिए कि ट्रेन की चाल कितनी है, 96 और 5/18। इन सब को काटने पे क्या आएगा अपना, हमारा आया 80/3। तो अब कहा क्या गया कि सुरंग में प्रवेश करने में कितना समय लगता है, 3 सेकंड का, और पार करने में 30 सेकंड का। तो हम क्या करेंगे, 80/3 गुना 3। जब हम इनको काटा तो 80 मीटर आ गया अपना। ट्रेन की लंबाई ये क्या आई है, ट्रेन की लंबाई आई है, और सुरंग की लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 80/3 गुना 30। इन सब को काटने पे आएगा अपना 800 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या है, सुरंग जो क्या है ट्रेन से लंबा है, ये बात निकल के आ रही है। तो अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सुरंग की लंबाई 100 मीटर है। तो क्या सुरंग की लंबाई 100 मीटर कहीं आई है, तो ये बात गलत है। सुरंग रेलगाड़ी की तुलना में अधिक जो क्या है लंबी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रेलगाड़ी सुरंग से अधिक लंबी है, तो ये बात गलत है। रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, ये आई थी हमारी, और सुरंग की लंबाई 800 मीटर है। तो बी डी और ई, अब देखो बी डी और ई कहाँ है, बी डी और ई, यानी कि 4 तुम्हारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों की उम्र में 10 साल का अंतर है। 15 साल पहले ज्येष्ठ व्यक्ति की उम्र कनिष्ठ की दुगनी थी, तो वर्तमान में ज्येष्ठ व्यक्ति की उम्र क्या है। इस तरह के सवाल को आपको क्या करना है, ऑप्शन से निकालना है। तो ऑप्शन हम उठाते हैं कि वर्तमान आयु पहले 25, पहली उठाई, पहली में नहीं निकला, दूसरी उठाई, दूसरी में क्या बोल रहा है कि अब कितनी है कि 35 साल है, एक की 35 है। तो क्या दिया गया है, 2 व्यक्तियों की उम्र में 10 साल का अंतर है, तो पहले की
25 साल है। अब पूछा क्या गया है कि 15 साल पहले ये 20 का था और ये 10 का था, तो ये इसकी दुगनी उम्र हो गई। तो अब वर्तमान में इसकी उम्र कितनी है ये पूछा गया, तो वर्तमान में इसकी आयु 35 वर्ष है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 84 और 96 के लिए सूची 1 को सूची 2 में दिए गए परिणामों से सुमेलित कीजिए। 94 और जो 96 दिए गए हैं उनको बताना है आपको कि ये क्या क्या है। तो पहले हम इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे तो इसका आएगा 12। LCM निकालेंगे तो इनका LCM आएगा 672। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 80 64 आएगा, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 25 द्वारा विभाज्य है यदि इस संख्या के अंतिम 2 अंक 20 या 25 से विभाज्य है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कथन कि एक संख्या 16 द्वारा विभाज्य है यदि इस संख्या के अंतिम 4 अंकों द्वारा बनी संख्या 16 से विभाज्य है, तो दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ मिलाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा की स्क्वायर। फिर 1 का 3 देखो, 1 का 3 2 में है, b का 4 भी 2 में है। चलो आगे निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि इस हिसाब से हमारा डी राइट आंसर बन रहा है। अगर हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई पता होता तो हमारा एक से आंसर बन रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जो पुष्प है, सभी पुष्प क्या है, खिलौने हैं, खिलौने हैं। कुछ खिलौने क्या है, वृक्ष है। कुछ खिलौने क्या है, वृक्ष है। और कुछ तितलियां वृक्ष है, तो कुछ तितलियां वृक्ष है। तो अब आपको बताना है कि कोई भी तितली पुष्प नहीं है। क्या ये बात सही है, कोई भी तितली पुष्प नहीं है, ये बात सही नहीं है। कुछ तितलियां खिलौने हैं। तो अब आप देखो तितलियां और खिलौने कोई रिलेशन बन रहा है इन दोनों का, तो नहीं, फर्स्ट भी गलत है, दूसरा भी गलत है। कुछ खिलौने पुष्प है, तो खिलौने पुष्प, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये अगर इन दोनों का रिलेशन अंदर की तरफ बन रहा है तो कुछ का होता है, और बाहर की तरफ अगर बने तो ऑल यानी कि सब का होता है। कुछ वृक्ष पुष्प है, वृक्ष और पुष्प का कोई रिलेशन दिख रहा है, तो नहीं। कुछ वृक्ष क्या है, तितलियाँ, वृक्ष और तितलियाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो सी और ई, तो इस हिसाब से बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ कहीं धुआं है वहाँ अग्नि है। श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है, श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यानी कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग जरूर होगी। तो ये क्या होता है, कौन सा जो उदाहरण है,
तो ये व्याप्ति होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी धुआं होगा वहाँ आग ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आग हो वहाँ धुआं हो। तो फोर्थ तो इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वजों द्वारा पक्ष पोषित पर्यावरणीय मूल्यों का प्रमाण देने के लिए एक अध्येता यानी कि वेदों से उदाहरण उद्धृत करता है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उसके द्वारा प्रयुक्त ज्ञान के साधन को क्या कहा जाएगा? तो उसके द्वारा जो प्रयुक्त ज्ञान है उसको कहा जाएगा शब्द। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि शब्द और श्रुति में अगर बोला जाए कि कौन सा मान्य है कौन सा सही है, तो शब्द को श्रुति से ज़्यादा सही माना। श्रुति और स्मृति में अगर आपको बोल दिया जाए कि कौन सा सही है, तो श्रुति स्मृति की तुलना में ज़्यादा सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंखला दे दी गई आपको, बी के बाद में डी है, एच के बाद में जे है और जे के बाद में एन, और उसके बाद में आपको पूछा गया है कि इसके बाद में क्या आएगा। अब देखो बी और डी के बीच में कितने डिजिट का अंतर है? ओनली एक का है। और उसके बाद में एच कहाँ पे आएगा? डी के बाद में ई एफ जी, यानी कि 1 और 3 का अंतर चल रहा है। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं। तो पी के बाद में 1 का अंतर निकालने के बाद क्या होगा? क्यू आर आएगा। फिर 2-3 छोड़ने आपको, आर के बाद एस टी यू, सॉरी एक ही पूछा गया है कि पी के बाद में क्या आएगा, तो पी के बाद में आर आएगा। तो सॉरी आर नहीं, पी के बाद में आपको क्या करना है, बी के बाद में डी दे दिया, बी यानी कि सी और डी। फिर आगे एच दे दिया, एच के लिए क्या है? डी ई एफ जी, 3 का डिफरेंस दे दिया एच। फिर आई एक छोड़ दिया, आई के बाद में जे है, जे के बाद में क्या है? के एल एम और एन। फिर एक छोड़ दिया, फिर ओ और पी। फिर आपको 3 छोड़ने हैं, पी के बाद में क्या छोड़ना है? पी क्यू आर और एस, 3 छोड़ के क्यू आर एस और बाद में टी। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लाइट को LIGHT को GILTH के रूप में लिखा जाता है और FIGHT को क्या लिखा जाता है? GIFTH। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने LIGHT, तो इसको कैसे लिखा है कि जो बीच वाला अक्षर है इसको पहले उठाया और इन दोनों को ऐसे लिख के, और जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको पलट के लिख दिया, यानी कि टी और एच लिख दिया। इसी तरह इन्होंने FIGHT को लिखा है। अब इन्होंने पूछा है कि SIGHT को कैसे लिखेंगे, तो पहले बीच वाला निकालो कि GIST और H। अब देखो किस में बन रहा है? GIS, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GUE का क्या तात्पर्य है, यानी कि GUE की आपको फुल फॉर्म बतानी है। GUE होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2 कथन दे दिए गए। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हमारा गलत है। फिर दूसरा है कि एल्गोरिदम विधि किसी समस्या के समाधान के चरण दर चरण पद्धति है, तो बी बिल्कुल सही है। तो ए असत्य है और दूसरा क्या है, सही है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आगत निर्गत उपकरण है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला कि इमेज किस में आएगा। तो इमेज होता है JPEG, ए का 3, एक से हमारा आंसर आ गया। वीडियो क्या होती है, वीडियो होती है MPEG, और ऑडियो तो आप सबको ही पता है कि MP3। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, DOC। तो सेकंड हमारा राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन होता है www.google.com। जॉब ऑपरेटिंग्स क्या होता है। जॉब ऑपरेटिंग्स के लिए हम कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, तो www.naukri.com पे जाएंगे। ईमेल्स के लिए क्या होता है, www.gmail.com। ई कॉमर्स के लिए क्या होता है, www.amazon.in। तो इस टाइप से हम इन सबको मिलाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में जीवाश्म ईंधन के जलने, सीमेंट के निर्माण और गैस के प्रज्वलित होने के कारण वैश्विक CO2 के उत्सर्जन में योगदान करने वाले देशों के घटते क्रम की पहचान कीजिए। यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा चीन ने कितना किया, 30%। उसके बाद में अमेरिका ने 15%, EU ने कितना किया, 9%, और रूस ने 5%। तो अब मिलाओ इसको। सबसे पहले आएगा सी, और फिर ए, फिर बी और डी। तो ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सोलर सेल के निर्माण में सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का किया जाता है, टिन ऑक्साइड का भी किया जाता है, कैडमियम सल्फर डाई का भी किया जाता है, और गैलियम आर्सेनाइड का भी किया जाता है। तो ABCD यानी कि डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या है, 2015 में शुरू किया गया था और 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टोटल कितने जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे, तो 17 रखे गए थे। इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो लैंगिक निष्पक्षता है, जलवायु संबंधी पहल है, और अंतर्वर्ती जलीय जीवन भी है। तो ओजोन परत जो संरक्षण है ये नहीं है। ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या किया गया था कि 1987 में क्या किया गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं
उनको समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि ओजोन जो दिवस है सितंबर की कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो ये आपका होमवर्क समझो। तो इसका हमारा राइट आंसर बन जाएगा सी, थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो ये तीनों लक्ष्य है और ये लक्ष्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले सूची में क्या दिया गया है कि जल में रोगाणु, और दूसरी में क्या दिया है, बीमारियां जो उत्पन्न करते हैं। तो विषाणु से क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस जो होता है वो विषाणु से होता है। जीवाणु से क्या होता है, जीवाणु से हैजा होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ से पेचिस होता है। और परजीवी कीट से क्या होता है, शिस्टोसोमियंस होता है। तो इस तरह हम मिलाएंगे कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो डी हमारा राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित जो है ताप विद्युत संयंत्र में उत्सर्जन होता है। तो किस में होता है ये आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, ओजोन में नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, मीथेन में नहीं होता और पार्टिकुलेट मैटर में होता है। तो 1, 3, 5, 1, 3 ए, सी और ई। तो ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिक्की यानी कि FICCI 2012 ने भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां विस्तार, न्याय यानी कि इक्विटी और उत्कृष्टता बतलाई है। ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या कह रहा है कि कथन 1 में इंगित यद्यपि सभी मुद्दे, तीनों मुद्दे क्या है, अंतर संबंधित है, लेकिन न्याय यानी कि इक्वलिटी क्या है, एक बड़ी सीमा तक विस्तार और अभिगम्यता पर आधारित है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के विभाग के भीतर विनियात्मक निकाय है। तो कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। UGC है इसमें और AICTI है और कौन सा है, DECB है। तो B, C और D, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करते हैं। तो आपको ये बताना है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर बल, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर आगे है कि समष्टिवाद पर बल, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि ए गलत है और बी सही है। तो एक ऑप्शन हमारा कट गया पहला। चलो आगे देखते हैं कि सामाजिक उन्नति पर बल, तो ये बात गलत है। सामाजिक स्थायित्व पर बल, ये सही है। विविधता में एकता पे बल, ये भी सही है। यानी कि ए, डी और ई।
सॉरी बी डी और ई, बी डी और ई, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने का वैधानिक उत्तरदायित्व यूजीसी का है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एनसीटीई भारत में शिक्षक शिक्षा का एक निकाय होने के नाते यूजीसी के नियंत्रण के अंतर्गत आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये यूजीसी के नियंत्रण में नहीं आता, क्योंकि यह एक क्या है, स्वायत्त संस्था है जो यूजीसी के नियंत्रण में नहीं आती। तो दो हमारा गलत है, ए सत्य है और दूसरा गलत है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वाइस चांसलर यानी कि कुलपति, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या है, आपको खुद पढ़ना है और पैराग्राफ के भाव को समझना है कि राइटर इसमें पूछना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देख लिया और पहले थोड़ा सा पैरा पढ़ लिया कि उसमें से आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब इस तरह के आंसर नहीं मिलते, क्योंकि इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर दिया गया है। तो आपको पहले पैराग्राफ का भाव समझना है कि इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है। चलो मैं इनके आंसर बता देती हूँ, आप खुद कर लेना इसको। कि प्रारंभ में बालक को किस रूप में माना गया था, तो प्रारंभ में माना गया था संज्ञान की शक्ति ना होना, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला के प्रयोग से संबंधित थे, कौन थे, तो पुरस्कार और दंड द्वारा बालक को अभिप्रेरणा देना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधवादी सूत्र ने किसको महत्व दिया था, तो शिक्षण केंद्रित अभिप्रेरण को, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक काल में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी, क्या अपेक्षा की जाती थी, कि कक्षा के शिक्षण के प्रति एकाग्र रहना, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी ने बालक के अधिगम के बारे में क्या कहा, तो एक अधिगमकर्ता के रूप में बालक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक ज़रूर करें, और डिसलाइक का कारण ज़रूर बताएं ताकि मैं उस जो कमी है उसको दूर कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।